हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं सेक्शन ई। हम सैम्पल पेपर कर रहे थे, सैम्पल पेपर क्लास 10th का, जिसका सेक्शन डी तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिया। अब हम करेंगे सेक्शन ई। एंड दिस सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास jar आर arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer, there are 3 jars. In the next layer, there are 6 jars. In the third layer, from the top, there are 9 jars, and so till the eighth layer. On the basis of the above situation, answer the following question. Write an AP whose terms represents the number of jars in different layers, starting from top, and also find the common difference. तो पहला पार्ट तो बहुत ही इजी है, दिख ही रहा है हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 jars, पहले 3 है, फिर नेक्स्ट में है 6, तो फिर है 9 एंड लाइक दिस। तो ऐसे 8 लेयर्स हैं। ठीक है, तो एपी सीरीज हमें बनाना है, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। और ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी कितना है यहाँ पर, वो तो हमें दिख रहा है 3 है। तो हमें यहाँ पर 8th लेयर तक बनाना है। तो ए 8 कितना हो जाएगा, इट इज़ ए प्लस 70। तो ये हो जाएगा ए कितना है आपका 3 प्लस 7 इंटू 3। तो इट विल बी 3 प्लस 21, इट इज़ 24। ठीक है, तो 24 तक हो गया आपका। 8th लेयर इज 24। ओके, तो ये तो हमारी एपी सीरीज बन गई है। तो पहला आंसर आ गया आपका। तो नेक्स्ट है आपका, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ द पैटर्न इज कंटिन्यूड। क्या 34 लेयर्स बन सकते हैं अरेंज्ड इन 34 जार्स, मतलब क्या 34 जार का एक लेयर बन सकता है। यानी कि आप मान लेते हैं A34 जो है वो हमें निकालना है। तो A34 देख लेते हैं, A प्लस, नॉट A34 मीन्स 34 आपके नंबर ऑफ जार उस लेयर में। सपोज मान लेते हैं nth लेयर में 34 जार्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब ये आपका AN हो गया। एक्चुअली में ये है, दिस इज A प्लस n-1 D। तो यहाँ पर हम प्लेस करते हैं A कितना है, दिस इज 3 प्लस n-1 इंटू 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा आपका 34 माइनस 3 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। तो ये हो गया आपका 31 इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाय 3। तो n कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है हमको, n विल बी इक्वल टू 31/3 माइनस प्लस 1। तो 34/3 बन रहा है n। तो ये आपका रेशियो में आ रहा है, फ्रैक्शन में आएगा, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। n आपका फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका आंसर नो है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ there are n number of rows in the layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n। तो हमें बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे इफ देर आर n नंबर ऑफ रोज इन लेयर, फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, मतलब टोटल नंबर हमें निकालना है, मतलब एस एन निकालना है। तो एस एन क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है। या फिर होता है n/2 2a प्लस n-1 D। ठीक है, ये होता है हमारा। तो आप कोई भी पुट कर सकते हो। तो आप इसमें कोई भी पुट कर सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट टर्म क्या है। सबसे पहले तो हम फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स है ना, तो आप इसमें पुट कर दो डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा आपका n/2 2a कितना है 3 प्लस n-1 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। n/2, this is 6 plus 3n minus 3
और इट विल बी इक्वल टू n/2 3n प्लस 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3n इंटू n प्लस 1/2। तो ये यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया था, तो ये तो आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया, मतलब a का फर्स्ट पार्ट आ गया। और इसका और क्या निकालना है हमें, S8 निकालना है, तो पुट n इक्वल्स टू 8, और ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमने कैंसिल किया ये 4, तो 27 इंटू 4 इज़ 108। तो S8 आ गया आपका 108। अब हमें पूछ रहे हैं कि द शॉपकीपर ऐड 3 जार्स इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ लेयर। तो अब पहले क्या है, सीरीज क्या था हमारा, एपी क्या था, 3 6 9 12 लाइक दिस ऐसा था। ठीक है, और अब ये बोल रहे हैं कि शॉपकीपर 3 जार्स हर लेयर में ऐड कर देता है, तो ये क्या सीरीज क्या बन जाएगी, 6 और ये 12 और ये सॉरी 6, ये 9, ये 12 लाइक दिस, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर ए आ जाएगा आपका 3, डी तो आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हमें निकालना है A5 निकालना है, तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D। तो A कितना है, 3 प्लस 4 इंटू 3। तो ये आ जाएगा A+4D। तो A यहाँ पर सॉरी यहाँ 6 है, इस केस में तो 6 होगा ना सेकेंड पार्ट के लिए। तो ये 6 प्लस 12 यानी कि 18। तो A5 आ गया आपका 18। तो ये आपका पहला केस स्टडी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें फिगर दे रखी है, द ट्राइंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। द पिक्चर गिवन below shows the cabinet designed by the famous interior designer. Here the largest triangle is represented by triangle ABC, and the smallest one with shelf is represented by DEF. PQ is parallel to EF, मतलब PQ is parallel to EF. Show the DPQ is similar to triangle DEF. ठीक है, सबसे पहले इस ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को प्रूव करना है कि सिमिलर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं यहाँ ले लेते हैं ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिकॉज PQ is parallel to EF, तो we can say that angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equals to angle 4, angle 1 equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. Reason is corresponding angles. ठीक है, तो अब ये अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो थर्ड भी इक्वल आ जाए, तो ये ए कोरोलरी से या ए सिमिलैरिटी से ये हो जाएगा, TPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो आप इसमें अगर थर्ड एंगल डी को कॉमन ले लेंगे, तो आप लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो आप लिख सकते हैं ए कॉरोलरी से ए सिमिलैरिटी से, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी रेशियो लिख लेते हैं, DP बाय DE इज इक्वल टू PQ बाय EF इज इक्वल टू DQ बाय DF। ठीक है, तो ये बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम से आ गया। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ है इफ़ DP इज इक्वल्स टू 50 एंड PE इज इक्वल्स टू 70, मतलब DP आपको 50 दिया हुआ है एंड PE आपको 70 दिया हुआ है। हमें निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट PQ बाई EF, PQ बाई EF ये निकालना है हमें। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर DE चाहिए, क्योंकि ये इसके इक्वल है, हमें यहाँ DE चाहिए। DE निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज DP प्लस PE, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 70 यानी 120। तो DP बाय DE कितना हुआ, DP कितना है 50 डिवाइडेड बाय DE कितना है 120, तो ये हो गया आपका 5/12। तो यहाँ से आपका PQ बाय EF भी आ गया 5/12। तो ये था आपका सेकेंड आंसर। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे बोल रहे हैं if 2AB is equal to 5DE, ठीक है, and triangle ABC is similar to triangle DEF, तो we have to show that the perimeter of ABC upon perimeter of DEF is constant, यानी perimeter of triangle ABC upon perimeter of
ट्राइंगल डी ई एफ। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ठीक है, यही होगा ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ए बी यहाँ पर हमें दिया। अब ट्राइंगल ए बी सी जो है डी ई एफ के सिमिलर है, तो पहले हम इसकी सिमिलैरिटी देख लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल इस डी ई एफ के सिमिलर है, तो देयरफॉर सिमिलैरिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, दिस इज बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये हमारी सिमिलैरिटी से आ गया। तो अब हमें यहाँ पर, अब हमें एक और रेशो दी हुई है 2ab इज इक्वल्स टू 5de, या हम लिख सकते हैं ab इज इक्वल्स टू 5/2de। ठीक है, अब अगर ये सभी के लिए हमारा हो जाएगा ए बी अगर 5/2de है, और ए बी बाई डी यहाँ पर लिख लो आप, ए बी बाई डी ई की रेशियो कितनी रेशियो है, इट इज़ 5/2। तो अगर ए बी बाई डी ई 5/2 है, तो ये सारी भी वही हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे इक्वल है, तो ये आपका 5/2 हो गया पहला। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ए बी को तो हमने लिख लिया 5/2de, वैसे ही हम बी सी को लिख सकते हैं 5/2 EF, एंड ए सी को लिख सकते हैं 5/2 DF, है ना। तो हमारे ये तीन वैल्यूज आ गई, ये ए बी ए सी एंड बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। तीनों को ही हम इस तरह से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ पर ए बी की जगह हम लिखेंगे 5/2 DE प्लस 5/2 EF प्लस 5/2 CA डिवाइडेड बाय DE प्लस EF प्लस DF। तो यहाँ से 5/2 आपका कॉमन आ गया, ये आ गया आपका DE प्लस EF प्लस CA, नॉट CA, इट इज DF डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये पेरीमीटर ऑफ ए बी से अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF आ गया आपका 5/2। तो ये कांस्टेंट है। तो हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। लास्ट है हमारा, इफ ए एम एंड डी एन आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए बी एम इज सिमिलर टू डी ई एन। तो सबसे पहले मैं ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। तो उसके बाद ये बोल रहे हैं, इफ ए एम एंड डी एन आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए एम, यहाँ से मैंने ए एम लिया मीडियन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ से ये मीडियन लिया डी एन, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू डी ई एन, यानी ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि कौन से दो ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें गिवन है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है, तो हम इसको ऐसे भी, इस बी सी का हाफ क्या होगा, बी सी का हाफ, बी सी हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ ई एफ। ठीक है, ये हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ बी सी क्या है, बी एम, एंड हाफ ऑफ ई एफ क्या है, ई एन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई जो है आपका इक्वल है बी एम अपॉन ई एन। पहला तो ये हो गया, और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं,
तो इससे हम लिख सकते हैं दो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऑलरेडी सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं बी और एंगल ई जो है इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ, देयर फोर वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू एफ। तो अब देखो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो देयर फोर वी कैन से दैट triangle ABM is similar to triangle DEN। क्या रीजन होगा, ये SAS सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या हमारे सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये। The question है metallic silos are used by the farmers for storing grains. Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of a cylinder mounted by a cone. So dimensions of the conical part of the silo is given this. Dimension of cylindrical is this. Calculate the in on the basis of this following information answer the following. Calculate the slant height of the conical. Now सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम शेप बना लेते हैं। तो हमें शेप क्या दिया हुआ है, एक कोन है और ये सिलेंडर के ऊपर माउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है डायमेंशंस, क्या क्या दी हुई है वो देख लेते हैं। हमारी डायमेंशंस है किसकी, द डायमेंशन द कोनिकल पार्ट इज 2 मीटर हाइट, इसकी हाइट 2 मीटर है और इसका रेडियस 1.5 है और सिलेंड्रिकल की हाइट है 7 मीटर और इसका भी रेडियस 1.5 मीटर है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट आपको स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो स्लांट हाइट क्या होती है आपकी, स्लांट हाइट होती है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर तो इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2.25, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6.25 और ये किसका होता है, इट इज़ 2.5 का अंडर रूट है। ठीक है, L। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6.25 को आप इस पॉइंट को हटा दीजिए, 100 आ जाएगा। 625 का अंडर रूट निकालो और 100 का निकालो तो वो 2.5 ही आएगा। ठीक है, तो L आ गया आपका 2.5। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द साइलो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट का क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई कितना है, कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लेना है। आर कितना है हमारा 1.5 और ये होता है 2.5। तो बस अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा 22/7 इंटू 1.5 इंटू 2.5। तो ये आ रहा है आपका 11.78 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर। ठीक है, थर्ड क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व सरफेस एरिया कर्व्ड cylindrical part of the one silo at a rate of 2000 per meter square. Find the cost of metal. Find the cost of metal sheets used to make the curved surface area, curved cylindrical part. तो हमें सिर्फ कर्व्ड पार्ट में वो मेटल शीट लगानी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं, ये थर्ड है हमारा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इट इज़ 2πRH। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, यहाँ आर तो आपका सेम है दोनों में और एच इसका कितना है 7। तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया आपका 66 मीटर स्क्वायर।
ठीक है? और हमें कितना अमाउंट कितना होगा, रेट कितना है, रेट इज़ 2000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 2000 तो 66 के लिए हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 13 1 2 3, तो दिस मच अमाउंट ऑफ, दिस मच रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू बी यूज्ड। और नेक्स्ट है आपका फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन साइलो टू स्टोर द ग्रेन। तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये मैं और सेक्शन वाला कर रही हूँ, उसके नीचे थर्ड पार्ट। ठीक है, तो क्या है टोटल कैपेसिटी, क्या है, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। ये h1 लिख रही हूँ क्योंकि कोन का हाइट अलग है, और उसका होता है पाई r स्क्वायर h2। ठीक है, ये h2 जो है सिलेंडर का हाइट है। यहाँ पर आपका पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या रह गया, h1/3 प्लस h2। ठीक है, तो ये जगह 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 में स्क्वायर को ओपन कर दिया है। h1 कितना है आपका, हाइट कितनी थी आपकी देख लेते हैं, 2, और उसकी थी 7, तो 2/3 प्लस 7। तो इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई। तो 2 इसका जस्ट 21 प्लस 2 23, ये 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 3। ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, दिस इज 3/2। ठीक है, यहाँ से ये 3 कैंसिल, एक 11 यहाँ से कैंसिल, तो ये आ गया 11/7 इंटू 3 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा आंसर आएगा ओके। तो हमारा वॉल्यूम आ रहा है 54.21 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है वॉल्यूम का। हम यहाँ पर एक में, यहाँ पर मैंने, हाँ मीटर ही लिया। ठीक है, तो ये हमारी टोटल कैपेसिटी आई। ठीक है, तो ये था हमारा सैम्पल पेपर जो हमने सॉल्व किया। सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए सीरीज़ में। आप प्लीज़ जाकर बाकी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं चैनल पे। तो मिलते हैं। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकती हूँ, या लास्ट ईयर का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।